तो आज हम अपनी पैथोलॉजी में एक नई यूनिट चालू करेंगे जिसका नाम है इन्फ्लामेशन, और ये इन्फ्लामेशन का लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो इन्फ्लामेशन की डेफिनेशन देखते हैं। देखो, रेस्पॉन्स ऑफ वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू टू इंजूरियस स्टिमुलाई। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में कोई भी एक्सटर्नल इंजूरियस स्टिमुलाई आएगा तो वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू का जो रेस्पॉन्स होगा आप उसको कह रहे हो इन्फ्लामेशन। ठीक है, और ध्यान रखना इंजूरियस स्टिमुलाई कुछ भी हो सकता है, ये बैक्टीरिया हो सकता है, सेल इंजरी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी। और समझो, जैसे जैसे आप इन्फ्लामेशन यूनिट में आगे बढ़ोगे आपको इन्फ्लामेशन की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आने लगेगी। ठीक है, चलिए, और ध्यान रखना इन्फ्लामेशन का जो सफिक्स होता है वो आइटिस होता है। ठीक है, जैसे अगर कहीं पर लिखा है कोलिसिस्टाइटिस या वेस्कुलाइटिस तो इसका मतलब है, कोलिसिस्टाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर और वेस्कुलाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, देखो यहाँ पर आइटिस आ रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पर आइटिस आ रहा है तो ये बता रहा है कि ये इन्फ्लामेशन की बात हो रही है। यहाँ पर भी आइटिस आ रहा है तो ये भी बता रहा है कि ये इन्फ्लामेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन में सफिक्स क्या यूज करते हैं, आइटिस। ठीक है, चलिए अब देखो एक नोट पॉइंट समझो। वो नोट पॉइंट क्या है, देखो इन्फ्लामेशन प्रोटेक्टिव भी हो सकती है और डैमेजिंग भी हो सकती है। देखो ये प्रोटेक्टिव कैसे होगी, देखो मान लो आपकी बॉडी में बैक्टीरिया आया तो वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू ने रेस्पॉन्स शो किया और उस रेस्पॉन्स की वजह से वो जो बैक्टीरिया आया था वो एलिमिनेट हो गया। तो देखो ये वाला रेस्पॉन्स तो हुआ प्रोटेक्टिव, लेकिन देखो ये डैमेजिंग भी हो सकता है। कैसे, देखो मान लो आपकी बॉडी में बैक्टीरिया आया, अब वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू ने रेस्पॉन्स शो किया। अब ये जो रेस्पॉन्स शो किया ये मंथ टू ईयर चला, मतलब ये सालों साल चला, मतलब इन्फ्लेमेशन क्रोनिक हो गई। अगर इन्फ्लेमेशन क्रोनिक हो जाएगी तो ये टिश्यू को डैमेज करेगी। ठीक है, देखो बैक्टीरिया को तो मारेगी लेकिन उसके साथ साथ अपनी बॉडी के टिश्यूज को भी डैमेज करेगी। इसलिए ध्यान रखना इन्फ्लेमेशन प्रोटेक्टिव भी होती है और डैमेजिंग भी होती है। जब इन्फ्लेमेशन क्रोनिक हो जाती है तो ये डैमेजिंग रिस्पॉन्स शो करने लगती है, जबकि इन्फ्लेमेशन एक्यूट रहती है तो ये प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स शो करती है। एक्यूट मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन, क्रोनिक मतलब लंबे ड्यूरेशन। ठीक है, चलिए अब देखो ये एक फुट है, इस पर इन्फ्लेमेशन हो गई। ठीक है, ध्यान रखना जब भी कोई भी इन्फ्लेमेशन होगी तो उस इन्फ्लेमेशन के साथ 5 चीजें हमेशा होंगी। ठीक है, मतलब कहीं भी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हुई तो समझ जाना 5 चीजें होनी तय हैं। देखो पहली, देखो इसकी जो फिंगर्स हैं इन पर आपको रेडनेस दिख रही है तो पहली चीज इन्फ्लेमेशन में होती है रेडनेस। दूसरी चीज स्वेलिंग, देखो ये जो फिंगर्स हैं ये स्वेल लग रही हैं आपको, ध्यान से देखो। ठीक है, वहीं तीसरी होती है पेन। देखो अगर फिंगर्स में स्वेलिंग होगी तो पेन भी होगा। ठीक है, चलिए, और चौथी इंक्रीज टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो अगर आप दूसरे वाले फुट का टेम्परेचर देखोगे जहां पर इन्फ्लेमेशन नहीं हुई है उसका टेम्परेचर कम रहेगा, और अगर आप इस वाले फुट का टेम्परेचर देखोगे तो इसका टेम्परेचर स्लाइटली इंक्रीज करेगा। और पांचवी देखो लॉस ऑफ फंक्शन। अब सोचो अगर इसका फुट नॉर्मल होता तो ये आराम से रनिंग कर सकता था, लेकिन अब अगर इन्फ्लेमेशन हो गई तो ये क्या ये प्रॉपर रनिंग कर पाएगा, बहुत तेजी से नहीं, तो इसलिए लॉस ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो अगर कभी भी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा तो रेडनेस आपको देखने को मिलेगी, स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी, टेम्परेचर आपको बढ़ा हुआ मिलेगा और पेन आपको होगा और लॉस ऑफ फंक्शन होंगे। ठीक है, चलिए अब देखो 5 कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। ठीक है, देखो ये जो 5 चीजें हुई हैं आप इनको डॉक्टर्स के टर्म में कहते हो कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो देखो 5 कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या होती है, वो होती है देखो रेडनेस आ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, पेन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है और लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है। ठीक है, अब देखो रेडनेस, टेम्परेचर, पेन, स्वेलिंग, लॉस ऑफ फंक्शन, ये तो एक नॉर्मल इंसान की लैंग्वेज है। ठीक है, अब हमने क्या किया, रेडनेस को, टेम्परेचर को, पेन को, स्वेलिंग को, लॉस ऑफ फंक्शन को कुछ डॉक्टर की टर्मिनोलॉजी में नाम दे दिए। मतलब कि हाँ भाई अगर हम रेडनेस को कहेंगे तो उसको हम कहते हैं रूबर। ठीक है, देखो पेशेंट तो बोलेगा कि रेडनेस हो गई लेकिन डॉक्टर क्या बोलेगा, रूबर। ठीक है,
वहीं पेशेंट तो बोलेगा कि टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, डॉक्टर क्या बोलेगा, कैलोर। वहीं पेशेंट तो बोलेगा कि पेन हो गया, लेकिन डॉक्टर अच्छी लैंग्वेज में क्या बोलेगा कि डॉलर हो गया। स्वेलिंग को उसी तरह से कह देते हैं ट्यूमर। देखो पहले किसी भी स्वेलिंग को ट्यूमर कहा जाता था, ध्यान रखना, और ये वाला ट्यूमर कैंसर ट्यूमर से अलग है, ध्यान रखना। चलिए लॉस ऑफ फंक्शन, इसको आप कह दोगे फंक्शोलेसिया, ठीक है, समझ में आया। चलिए तो एक होती है रेडनेस, इसको क्या कहते हैं, रूबर। एक होती है टेम्परेचर का बढ़ जाना, इसको कहते हैं केलर। एक होता है पेन हो जाना, तो उसको कहते हैं डॉलर। स्वेलिंग को क्या कहते हैं, ट्यूमर। लॉस ऑफ फंक्शन को क्या कहते हैं, फंक्शोलेसिया। अब देखो आप इसको याद कैसे करोगे। देखो रेडनेस में भी आर आ रहा है और रूबर में भी आर आ रहा है, ठीक है, ये तो याद हो जाएगा। अब देखो अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो आपने इसको कहा कैलोर। देखो अगर आपका कोई कॉलर पकड़ लेगा तो आपको गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा मतलब आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो कि इंक्रीज टेम्परेचर को कैलोर कहते हैं, ठीक है। देखो पेन को कहते हैं डॉलर। इसको ऐसे याद करना कि अगर डॉलर जाता है, मतलब अमेरिका में डॉलर होते हैं ना, हमारे यहाँ पैसे होते हैं, तो अगर किसी के पास से डॉलर जाता है तो दर्द तो होता है, ठीक है, मतलब बुरा लगता है, ठीक है। चलिए तो अगर डॉलर आपके पास से जाएगा, मतलब पैसा आपके पास से जाएगा, तो आपको पेन तो होगा ही, ठीक है। चलिए अब देखो स्वेलिंग, ट्यूमर, सिंपल से आपको याद हो जाएगा। और लॉस ऑफ फंक्शन, देखो फंक्शोलेसिया मतलब फंक्शन लेस, ठीक है, ये भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 कार्डिनल साइन हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और ध्यान रखना ये जो 4 कार्डिनल साइन हैं ये दिए थे सेल्सियस ने, ठीक है, सेल्सियस एक साइंटिस्ट थे। जबकि ये 5th कार्डिनल साइन जो है ये दिया था रुडोल्फ वर्चो ने, ठीक है। तो ध्यान रखना 4 कार्डिनल साइन दिए थे सेल्सियस ने, और जो 5th कार्डिनल साइन था मतलब फंक्शोलेसिया ये दिया था रुडोल्फ वर्चो ने, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो ये पॉइंट भी ध्यान रखना, रुडोल्फ वर्चो इज द फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी, ठीक है, ये पॉइंट एज इट इज रट लेना। चलिए अब देखो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फ्लामेशन। चलिए देखो हमने 2 तरीके की क्लासिफिकेशन की है, एक बेस्ड ऑन फ्लूइड टाइप, एक बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। मतलब बेस्ड ऑन फ्लूइड टाइप मतलब मान लो इन्फ्लामेशन हुई, अब उस इन्फ्लामेशन वाले एरिया में किस तरीके का फ्लूइड है उसके टाइप पर हमने क्लासिफिकेशन की है। बेस्ड ऑन ड्यूरेशन मतलब कुछ इन्फ्लामेशन शॉर्ट ड्यूरेशन की होती हैं, उसको आप कहते हो एक्यूट इन्फ्लामेशन। कुछ इन्फ्लामेशन सालों साल चलती हैं, उसको आप कहते हो क्रोनिक इन्फ्लामेशन, ठीक है। चलिए अब देखो बेस्ड ऑन फ्लूइड टाइप में 4 तरीके की होती हैं। एक होती है सीरस इन्फ्लामेशन, एक होती है फाइब्रिनस इन्फ्लामेशन, एक होती है प्यूरुलेंट इन्फ्लामेशन, एक होती है कैटरल इन्फ्लामेशन, ठीक है। चलिए और ध्यान रखना सीरस इन्फ्लामेशन में जो आपको फ्लूइड मिलता है वो वाटरी मिलता है, मतलब वाटर की तरह। अगर कहीं भी इन्फ्लामेशन हुई और उस एरिया में आपको वाटर की तरह फ्लूइड मिला तो आप कहते हैं ना कि ये सीरस इन्फ्लामेशन है। चलिए वहीं फाइब्रिनस इन्फ्लामेशन में जो फ्लूइड मिलता है आपको 3D मिलता है, मतलब धागे की तरह, ठीक है। तो कहीं भी इन्फ्लामेशन हुई और आपको फ्लूइड देखने मिला धागे की तरह, तो आप कहते हैं ना कि ये फाइब्रिनस इन्फ्लामेशन है। और प्यूरुलेंट इन्फ्लामेशन, देखो पस, कहीं भी अगर आपको पस मिलेगा, पीप मिलेगी, हिंदी में पीप, ठीक है, तो आप उसको कहते हैं ना प्यूरुलेंट इन्फ्लामेशन। वहीं देखो अगर कहीं भी आपको म्यूकस प्लस वाटर मिलेगा, मतलब म्यूकस भी है वाटर भी है, तो उसको आप कह दोगे कैटरल इन्फ्लामेशन। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि म्यूकस प्लस वाटर ही फ्लूइड कहाँ मिलता है। देखो जब आपकी नोज़ बहती है, मतलब नाक आती है, जो भी कहते हो आप, ठीक है, जब भी आपकी रनिंग नोज़ होती है तो उसमें म्यूकस भी होता है और वाटर भी होता है, तो वो एग्जाम्पल है कैटरल इन्फ्लामेशन का, ठीक है। देखो तो इसका एग्जाम्पल कौन सा है, कोल्ड, कॉमन कोल्ड, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, वो 2 तरीके की होती हैं, एक होती है एक्यूट, एक होती है क्रोनिक, ठीक है। चलिए तो क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन उम्मीद है समझ में आई होगी। चलिए अब देखो एक्यूट को देख लेते हैं और क्रोनिक को देख लेते हैं। देखो ऑनसेट, एक्यूट का होता है इमीडिएट और क्रोनिक का होता है डिलेड। देखो अगर कोई भी बैक्टीरियल एजेंट आया तो इमीडिएट जो इन्फ्लेमेशन होगी वो होती है एक्यूट, और थोड़े लंबे बाद समय बाद या डिलेड रिस्पॉन्स जो होता है वो होता है क्रोनिक, ठीक है। चलिए और ये इसका जो ड्यूरेशन होता है ये होता है शॉर्ट, इसका जो ड्यूरेशन होता है ये होता है लॉन्ग, मतलब ये जल्दी ख़त्म हो जाती है, मतलब
2 डेज में, 3 डेज में, 4 डेज में, 5 डेज में या वीक में, ठीक है। लेकिन ये जो क्रोनिक है ये मंथ टू ईयर तक चलती रहती है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो ड्यूरेशन रहता है वो लॉन्ग रहता है, ठीक है। आप इसको ऐसे याद करना, एक्यूट इन्फ्लेमेशन जल्दी से शुरू होती है, इमीडिएट, और जल्दी से खत्म हो जाती है, मतलब शॉर्ट लाइफ होती है। जबकि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन देर से शुरू होती है और देर में खत्म होती है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। देखो जितने भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन है उनमें न्यूट्रोफिल सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सेप्ट टाइफॉइड। देखो टाइफॉइड भी एक एक्यूट इन्फ्लेमेशन का एग्जाम्पल है, लेकिन इसके अंदर लिम्फोसाइट्स सेल्स आपको मिलते हैं, ठीक है। चलिए वहीं जितने भी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होते हैं उनके पास जो सेल्स होते हैं वो होते हैं लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज या प्लाज्मा सेल्स, एक्सेप्ट क्रोनिक स्यूडोमोनास, ठीक है। देखो जो क्रोनिक स्यूडोमोनास है वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का एग्जाम्पल है, लेकिन उसके बावजूद इसमें न्यूट्रोफिल देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखो ये वाला पॉइंट मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ। देखो सेल्स, जितने भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन है उनके पास न्यूट्रोफिल सेल्स होंगे, ठीक है, एक्सेप्ट टाइफॉइड। टाइफॉइड एक एक्सेप्शन है, जो कि एग्जाम्पल तो है एक्यूट इन्फ्लेमेशन का, उसके बावजूद इसमें मिलता है आपको लिम्फोसाइट्स। वहीं जितनी भी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होंगी उनमें मिलेगा आपको लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज, प्लाज्मा सेल्स, एक्सेप्ट क्रोनिक स्यूडोमोनास। देखो क्रोनिक स्यूडोमोनास जो है वो है तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का एग्जाम्पल, लेकिन इसमें आपको मिलेगा न्यूट्रोफिल, ठीक है। और ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन वो होता है मैक्रोफाज, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्फ्लेमेशन, ये क्वेश्चन है जो आपको बताना है। चलिए देखते हैं। देखो कोलिसिस्टाइटिस, देखो लास्ट में आइटिस आ रहा है ना, मतलब ये इन्फ्लेमेशन है। वेस्कुलाइटिस, देखो लास्ट में आइटिस आ रहा है ना, मतलब ये भी इन्फ्लेमेशन है। पेनक्रियाटाइटिस, मतलब लास्ट में आइटिस आ रहा है तो ये भी इन्फ्लेमेशन है। नीचे देखो हिस्टेरेक्टोमी, यहाँ पर आइटिस नहीं आ रहा है तो आपका आंसर 4th हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैंने बताया था कि अगर सफिक्स आइटिस यूज होगा तो वो इन्फ्लेमेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो कोलिसिस्टाइटिस को आप क्या कहते हो, इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। वेस्कुलाइटिस को क्या कहते हो, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड वेसल। पेनक्रियाटाइटिस को क्या कहते हो, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियास। हिस्टेरेक्टोमी को क्या कहते हो, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th, ठीक है। चलिए अब देखो कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि सफिक्स में अगर आइटिस लास्ट में आ रहा है तो वो इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है। चलिए अब देखो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, ठीक है। देखो मैंने 5 साइन बताए थे कि अगर कहीं भी इन्फ्लेमेशन होगी तो ये 5 चीजें होंगी, उसको आप कार्डिनल साइन कह देते हो। पहला रेडनेस, दूसरा स्वेलिंग, तीसरा पेन, चौथा इंक्रीज टेम्परेचर, 5वां फंक्शोलेसिया। अब देखो क्या रेडनेस आती है, बिल्कुल। क्या ट्यूमर आता है, मतलब स्वेलिंग, बिल्कुल। क्या डिक्रीज टेम्परेचर होता है, नहीं, इंक्रीज टेम्परेचर होता है। क्या स्वेलिंग होती है, बिल्कुल, ठीक है। चलिए देखो कॉन्सेप्ट यही है, रेडनेस होगी, इंक्रीज टेम्परेचर होगा, स्वेलिंग होगी, पेन होगी, लॉस ऑफ फंक्शन होगा। रेडनेस को आप कह दोगे र्यूबर, इंक्रीज टेम्परेचर को आप कह दोगे केलर, स्वेलिंग को आप कह दोगे ट्यूमर, पेन को आप कह दोगे डोलर, लॉस ऑफ फंक्शन को आप कह दोगे फंक्शोलेसिया। तो आपका आंसर हो जाएगा 3rd, ठीक है। चलिए देखो ये ट्यूमर और स्वेलिंग दोनों एक हैं, बस ये डॉक्टर की टर्मिनोलॉजी में और ये पेशेंट की टर्मिनोलॉजी में, मतलब ये नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3rd। यहाँ पर डिक्रीज टेम्परेचर नहीं होता है, यहाँ पर इंक्रीज टेम्परेचर होता है, ठीक है। चलिए 3rd क्वेश्चन देखते हैं। कॉमन कोल्ड इज द एग्जाम्पल ऑफ, पता है आपको, कैटरल इन्फ्लेमेशन, पीछे आपने पढ़ा रखा है, ध्यान रखना। प्यूरुलेंट इन्फ्लेमेशन में फ्लूइड मिलता है पस, और कैटरल इन्फ्लेमेशन में फ्लूइड मिलता है म्यूकस प्लस वाटर, ठीक है। चलिए और सीरस इन्फ्लेमेशन में फ्लूइड मिलता है वाटरी, फाइब्रिनस इन्फ्लेमेशन में फ्लूइड मिलता है थ्रेडी। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, कॉमन कोल्ड इज द एग्जाम्पल ऑफ कैटरल इन्फ्लेमेशन, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट सेल इन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, वो क्या होते हैं, वो होता है मैक्रोफाज, आपने पढ़ा है, ठीक है। देखो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में होता है प्लाज्मा सेल भी, लिम्फोसाइट्स भी, मैक्रोफेज भी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल होते हैं मैक्रोफाज। और न्यूट्रोफिल किस में होता है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन में, ठीक है। चलिए अभी 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल एक्यूट इन्फ्लेमेशन शोज न्यूट्रोफिल एक्सेप्ट टाइफॉइड। तो टाइफॉइड में आपको कौन सा सेल देखने को मिलता है, न्यूट्रोफिल नहीं,
मैक्रोफेज नहीं, प्लाज्मा सेल्स नहीं, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, देखो ये 5th क्वेश्चन कहाँ से आया, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो जितने भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन होते हैं उनमें न्यूट्रोफिल सेल्स इन्वॉल्व होता है, लेकिन जो टाइफॉइड है उसमें लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ये था लेक्चर नंबर 1 ऑफ इन्फ्लेमेशन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी कमी लगी, कुछ भी चीज़ आप इंप्रूव करना चाहते हैं इन लेक्चर्स में, तो आप बताइए कमेंट में, बेशक मैं उनको इंप्रूव करूँगा। थैंक यू।